जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग चेक बाउंस केस करने के पहले जो नेसेसरी कंडीशन है और ये कंडीशन जो है लगाता है एनआई एक्ट 1881 का सेक्शन 138 मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि आप एनआई एक्ट का जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन जो है 138 का कंप्लेंट केस करने जब जाते हैं आप कंप्लेंट केस जब करने जाते हैं कहाँ मजिस्ट्रेट के पास में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में चेक बाउंस का, तो उसके पहले ये सेक्शन कहता है कंडीशन फॉलो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन फॉलो करना है। नेसेसरी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इस सेक्शन के अंतर्गत जब आप कंप्लेंट करने जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास में, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में, तो केस आपका कंप्लेंट नहीं दर्ज होगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा अगर कंडीशन फॉलो नहीं हुआ था। क्योंकि इस सेक्शन में जब कंप्लेंट आप का फाइल करेंगे तो नेसेसरी कंडीशन जो सेट किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत, वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट देखता है कि आप इस कंडीशन को फॉलो किए हैं कि नहीं। क्योंकि जिसके अगेंस्ट आप केस करेंगे ये कंप्लेंट केस, वो कोर्ट में बोलेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, मीन्स कंडीशन जो फॉलो किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत उसका अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिया गया है। इसलिए कंडीशन को जानना ज़रूरी है अगर आप कंप्लेंट केस फाइल करते हैं चेक बाउंस का। तो पहला कंडीशन है चेक ड्रॉन, मीन्स चेक जो है ड्रॉन होना चाहिए, चेक इशू होना चाहिए किसके द्वारा, इशूड बाय डेप्टर। डेप्टर ये मीन्स समझ गए होंगे कर्ज लेने वाला, और ये इशू होना चाहिए। और इशू किसको होना चाहिए, तो ये क्रेडिटर को होना चाहिए। क्रेडिटर्स मीन्स यहाँ पे कर्ज देने वाला। डेटर जो है चेक इशूड करेगा क्रेडिटर को, लेकिन किसके लिए, ये जो है डेट या फिर लोन या लायबिलिटी के लिए इशू करना चाहिए। अगर कर्ज लिया है तो ये डेट या लोन कर्ज हो गया, या किसी तरह का लायबिलिटीज है, ट्रांजैक्शन किया है उसके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए जो है ये लायबिलिटी अगर क्रिएट हुआ है तो उसके लिए चेक क्रेडिटर को डेटर के द्वारा इशू होना चाहिए। काहे कि अगर ये लायबिलिटी यानी डेट या लोन या लायबिलिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा और नॉर्मली किसी दूसरे कॉज के लिए अगर चेक इशू किया गया है तो फिर सेक्शन 138 के अंतर्गत कंप्लेंट नहीं होगा। क्या कि सेक्शन 138 कहता है कि डेट लोन या लायबिलिटी होना चाहिए,
अदरवाइज नॉर्मल किसी दूसरे रीजन के लिए जो है इशू किया हुआ पे अप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन। फिर जो है कहता है चेक जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। मीन्स आप चेक जो दिया है डेटर क्रेडिटर को, वो सिक्योरिटी रीजन के लिए नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि डेट या लोन या लायबिलिटीज है उसके रिकवरी के लिए। ऐसा नहीं कि जो है ना सिक्योरिटी बेसिस की मीन्स एक जमाबंदी के लिए दे दिया है कि जो है ना हम पैसा देंगे आप चेक दे दीजिएगा, लेकिन आप जो है चेक आपको इसको बैंक में जमा नहीं करना है, इस चीज़ के लिए दिया है। अगर सिक्योरिटी बेसिस के लिए चेक अगर दिया है और वो बैंक में जाता है और वो अगर बाउंस कर जाता है तो फिर ये सेक्शन के अंदर कंप्लेंट केस नहीं होगा। इसलिए सिक्योरिटी बेसिस के लिए चेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी बेसिस का यहाँ पे और मीनिंग है कि ये लोन जो है या कर्ज जो है ये नॉन लाइसेंस्ड क्रेडिटर, नॉन लाइसेंस क्रेडिटर को जनरली सिक्योरिटी बेसिस के लिए चेक देता है। अब नॉन लाइसेंस क्रेडिटर को आप जानते होंगे कि इसको आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिलता है या आरबीआई से लाइसेंस नहीं लिया रहता है। जैसे बैंक है, बैंक और एनबीसी से जो लोन लेता है ये लाइसेंस इसको प्राप्त रहता है, लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, इसको आरबीआई से रहता है। ये नॉन लाइसेंस पर्सन हो गया। गांव घर में जो सूद पे इंटरेस्ट लगाते हैं, शहर में भी हाई रेट पे इंटरेस्ट लगाते हैं, वो लोग नॉन लाइसेंस्ड जो है क्रेडिटर होते हैं। तो उसको अगर चेक दिया हुआ सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो फिर ये वो बैंक में जमा नहीं कर सकता है और केस नहीं हो सकता है। दूसरा जो है चेक प्रेजेंटेड इन बैंक। दूसरा कंडीशन चेक प्रेजेंटेड बैंक मीन्स क्रेडिटर को जो चेक दिया गया है वो डेट जो मीन्स कर्ज जो दिया है और चेक जो कर्ज लेने वाला से देने वाला जो है के पास गया, वो चेक को कर्ज देने वाला के द्वारा बैंक में प्रेजेंट मीन्स डिपॉजिट किया जाना चाहिए। अब है कि यह इसमें भी शर्त है, अगर चेक पर डेट था तो 90 डेज के अंदर जो है चेक जमा करेगा बैंक में, अदरवाइज जो है वो चेक नहीं जमा कर सकता है। विद इन 90 डेज चेक जमा करेगा। अगर चेक पर डेट नहीं है, केवल सिग्नेचर दे के अमाउंट दे के दिया था, तो कभी भी वो एनी टाइम जो है चेक जमा कर सकता है। तो दूसरा कंडीशन हम लोग देख लिया। तीसरा कंडीशन जो है चेक रिटर्न होना चाहिए। मीन्स बैंक में जो डिपॉजिट किया और वो बैंक से में क्लियरेंस नहीं हो गया और वो चेक रिटर्न हो गया, मीन्स जो पैसा लेने के लिए बैंक में जमा किया था और डेटर यानी कर्ज लेने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था, तो चेक रिटर्न हो गया, जिसको दूसरे लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में चेक बाउंस भी बोलते हैं, और लीगल लैंग्वेज में इसको डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं। मीन्स चेक रिटर्न होना ज़रूरी है, बैंक में जमा हुआ फिर रिटर्न भी होना ज़रूरी है।
यानी बाउंस होना ज़रूरी है। और बाउंस जो है का रीज़न होना चाहिए क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस का कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि सपोज कीजिए 1,00,000 का चेक था, लेकिन जो चेक दिया था उसके अकाउंट में 95,000 ही रुपया था। तो स्वाभाविक है कि 5,000 रुपया ज़्यादा तो फिर बैंक अपने घर से तो देगा नहीं, जितना अकाउंट में पैसा रहेगा उतना ही अमाउंट देने के लिए योग्य है वो। लेकिन चेक था 1,00,000 का, तो इसके कारण वो इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण चेक रिटर्न हो गया। तो ये होना चाहिए। और फिर चौथा जो है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस जो है विदिन 30 डेज इशू करना चाहिए पड़ेगा। चेक रिटर्न हुआ तो क्रेडिटर जो है वो डेटर को, मीन्स जो कर्ज दिया है वो व्यक्ति जो कर्ज लिया है उसको 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा। 30 दिन कब से काउंट करेगा, तो 30 दिन जब चेक रिटर्न हुआ है। तो इसमें दो फंक्शन हैं कि चेक अगर बैंक लेटर से, इनमें बैंक का एडवाइस होता है, उस लेटर से अगर पर वो इन्फॉर्म किया है क्रेडिटर को कि पैसा नहीं आया, आपका चेक बाउंस कर गया, तो उस डेट से 30 दिन। और अगर वो मुंह से बोल दिया तो फिर ट्रांजैक्शन डेट। तो यहाँ समझ लीजिए यहाँ पे ये बात कि अगर 2/9/2024 को चेक जमा किया था, लेकिन जो है ये बैंक जो है 3/9/2024 को इन्फॉर्म किया अगर लेटर से किया तो इसको काउंट करेगा, अगर लेटर से नहीं किया तो फिर इसको काउंट किया ट्रांजैक्शन डेट को। तो ट्रांजैक्शन डेट या ये डेट दोनों में से जो भी एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस इशू करना पड़ेगा क्रेडिटर के द्वारा डेटर को, मीन्स कर्ज लेने वाला को जो है कर्ज देने वाला के द्वारा। पांचवा जो है कंडीशन जो है, डिमांड नोटिस जब इशू करेगा तो 15 दिन के अंदर पेमेंट आना चाहिए रिसीव्ड। 15 दिन के अंदर जो है पेमेंट आना चाहिए, मीन्स क्रेडिटर को 15 दिन के अंदर डिमांड नोटिस करने के 15 दिन के अंदर आना चाहिए। अब डिमांड नोटिस इशू तो किया 30 दिन के अंदर, लेकिन 15 दिन कब से काउंट करेगा, तो ये है अगर लेटर इन्होंने 2/10/2024 को बनाया है और उसको, लेकिन लेटर मिला उसको 2024 को, मीन्स 2 अक्टूबर 2024 को लेटर बना के भेज दिया डिमांड नोटिस, लेकिन उसको 7 अक्टूबर 2024 को मिला, तो 7 से लेके 15 दिन के अंदर डेटर से यानी कर्ज लेने वाला से पैसा आना चाहिए। अगर नहीं आता है पैसा 15 दिन के अंदर, तो लास्ट में जो है कंप्लेंट केस फाइल विदिन 30 डेज, मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि विदिन 30 डेज के अंदर उसको
कंप्लेंट केस फाइल करना है। अगर 15 दिन के अंदर नहीं आता है तब 15 दिन के अंदर जो है, जैसा कि ऑलरेडी बताया कि जो है 7 तारीख को उसको लेटर मिला होगा, तो 15 दिन करेंगे तो यहाँ पे 21 तारीख हो गया, 21/10/2024, 21/10/2024 तक में उसको पैसा आना चाहिए। अगर 21/10/2024 तक में पैसा नहीं आता है तो 30 दिन के अंदर उसको कंप्लेंट केस इस सेक्शन के अंतर्गत 138 के अंतर्गत कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। अब 30 दिन कहाँ से काउंट करना है? 30 दिन करना है, यहाँ तो 21 तारीख तक को मिलना चाहिए तो नहीं मिला, तो 22 तारीख से 22/10/2024 से 30 दिन के अंदर सेक्शन 138 के अंतर्गत जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है, कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के पास फाइल करना पड़ेगा। तो ये 6 कंडीशन फॉलो करके ही कंप्लेंट केस फाइल किया जा सकता है सेक्शन 138 के अंतर्गत। अगर ये 6 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये समझिए कि कंप्लेंट केस फाइल नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।